बोलो भाई. You need to start electrostatics today. Yes, sir. Yes, sir. चलो बढ़िया. तो काफी बड़ा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. मजा आएगा डिस्कस करने में. चलो थोड़ा पॉइंटर का साइज बढ़ा लेते हैं, रेड कलर यूज करते हैं. ओके चलो. तो सबसे पहले तो आपको जो वर्कशीट मिली है उसके ऊपर अपन चलते हैं और उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि पहला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि आपके पास भी वही क्वेश्चन है. अ फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 and Q2 fixed at two different points on the x-axis are shown in the figure. Is this the same question for you? Okay. Yes, sir. तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे. लेट्स से ये Q1 चार्ज है और यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज है Q2. अब अगर आप ढंग से देखोगे तो कितनी लाइनें बनी है वो हमें चेक करना है इस क्वेश्चन में. 1 2 3 ऊपर, 3 नीचे. 1 2 3 ऊपर, 3 नीचे और इस तरफ 3 एक्स्ट्रा. ओके. इधर 2, आने वाली 2, जाने वाली 4. तो बताओ किससे ज्यादा लाइनें निकल रही है. Q1 की बात करें तो Q1. टोटल कितनी लाइनें निकल रही है. टोटल बता सकते हो. 12 ना बेटा, 5 कैसे. 12 राइट. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oh sorry, 3 3 6 7 7 and 5. 12 right. Am I correct? Yes, sir. On right hand side पे कितनी. 8. 10. 10 दो कम है राइट. नो नो सॉरी. कितनी कम है. 1 2 2 3 5 5 3 8 एक 3 9 हो कम रही है. 9. 9 हो Yes, रही है. sir. वेरी गुड. सो देखो एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है. इफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा हो तो नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होती है. पता है ना ये प्रॉपर्टी. तो इसका मतलब किसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा बताना. इस प्रॉपर्टी से Q1. Q1 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा. बहुत बढ़िया. अब दूसरी एक चीज, पॉजिटिव चार्ज से लाइनें निकलती है हमेशा और निगेटिव चार्ज की तरफ लाइनें आती है. तो यहां से ये तो पक्का कंफर्म हो गया कि Q1 वाला चार्ज पॉजिटिव है और Q2 वाला चार्ज कैसा है, नेगेटिव है. इज दैट क्लियर. इज दैट Yes, क्लियर sir. गाइस. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक सिस्टम दूं, लेट्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन में कर रहा हूं. ओके मैं क्वेश्चन से स्टिक नहीं रहता. जब भी क्वेश्चन आता है मैं उसके आजू बाजू की थ्योरी, उसमें जो ट्रिक्स एंड टिप्स है वो भी डिस्कस करना चाहूंगा. तो जैसे कि मान लो मेरे पास एक Q1 चार्ज इधर है एंड लेट्स से देयर इज अनदर Q2 चार्ज हियर. लेट्स से ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है. तो कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैं तीसरा चार्ज कहीं रखना चाहूँ तो कहाँ रखूंगा. ये 1, ये +2, ये +3 इन अ सच अ वे दैट मेरे को चार्ज रखना है पर किस तरीके से रखना है कि उसमें नेट फोर्स ना लगे. मुझे तीसरा चार्ज रखना है, 1 में रखना पड़ेगा. सब लोग एग्री करते हैं Yes, इस बात sir. से. यस सर. ओके. अब मान लो कि मेरे पास नेगेटिव चार्ज है और इधर पॉजिटिव चार्ज है. लेट्स से ये Q1 है, ये Q2 है. अब बता सकते हो कहाँ रखेंगे. 1 2 3. 2 या 3 पे. वो कैसे डिसाइड होगा 2 पे कि 3 पे कि दोनों जगह हो सकते हैं. सर मैग्नीट्यूड आप जो पे. चार्ज रखेंगे उसके हिसाब से. चार्ज के अच्छा चलो मैग्नीट्यूड मान पे. लेते हैं. चलो मान लेते हैं इसको Q बोला, इसको 2Q बोला. अब बताओ कहाँ होगा इक्विलिब्रियम. 3 पे. कहाँ होगा 3 पे. कोई बता सकते हो. हाँ बिल्कुल सर, 3 सही पे. आंसर है. क्यों ऐसा हुआ. सर What's the क्योंकि reason एक behind साइड it? पे चार्ज कम है, दूसरे साइड पे ज्यादा है, तो वे अगर हमें बैलेंस Dis- करना है तो एक साइड पे और चार्ज ऐड करना पड़ेगा. तो डिस्टेंस ये कम है तो इसलिए चार्ज कम चल जाएगा.
डिस्टेंस ज्यादा है तो चार्ज को भी ज्यादा रखना है। क्यों? बिकॉज हम चाहते हैं कि उस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो चार्ज ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को कम करने के लिए हम डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। समझे नहीं समझे? देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है k3/r²। हम क्या चाहते हैं कि दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाए। अब दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम करना है तो ये रेशियो सेम मेंटेन करना है। अब इस रेशियो में अगर Q की वैल्यू बड़ी हो गई और R की वैल्यू छोटी हो गई, तो ये दोनों चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। एग्री करते हो इस बात से? पर हम क्या चाहते हैं? हम वैसा नहीं चाहते, हम दोनों को इक्वल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि Q1/R1 का स्क्वायर दूसरे के Q2/R2 के स्क्वायर के बराबर आ जाए। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसे चार्ज के पास इक्विलिब्रियम मानना पड़ेगा जो मैग्नीट्यूड में छोटा हो, क्योंकि इसका डिस्टेंस डोमिनेट करना चाहिए, इसका डिस्टेंस कम होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो ऊपर वाला चार्ज है, यहाँ पे बताओ किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के चांसेस है? लेट्स से दिस इज रीजन 1 and let's say this is region 2. In which region it is possible to have a zero electric field? By the way, center Region line 1. नहीं बनाएंगी। Region 1. 1, very good, correct answer। तो बताओ कौन से ऑप्शन सही हुए पहले क्वेश्चन के? बताओ जल्दी से, कौन बताएगा कौन से ऑप्शन सही हुए? ऑप्शन ए एंड डी। कौन सा सर? बेटा ऑप्शन? मेरे पास पीडीएफ ही नहीं है, मतलब मुझे पीडीएफ ही रिसीव नहीं हुआ। कौन सा सेंटर है बता सकती हो बेटा? युक्ति। नो 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 नो, कहाँ लोकेशन? मुंबई, डोंबिवली। और मैनेज कौन कर रहा है? डू यू नो द पर्सन हु इज मैनेजिंग इट? मोहित लाइक सर। मैं किसी को बोल, आप किसको जानते हो? मतलब कोई सर मतलब उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा बहुत दिनों से, मोहित सर से। तो हम लोगों ने मैसेज डाला बट कुछ रिस्पांस नहीं आया। जस्ट मिनट में एक काम करता हूँ, मैं साइड बाय साइड पीडीएफ ओपन करके रखता हूँ। मेरे पास अभी आजकल एक ऑप्शन है स्प्लिट शेयर, स्क्रीन शेयरिंग इसका। तो लेट मी चेक इफ आई कैन अपलोड द पीडीएफ विद यू, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, बट ये होना चाहिए यार, ये पीडीएफ ऐसे गलत बात है, ये पहले से ही होना चाहिए आपके। ओके लेट मी चेक। सर पहले के लेक्चर्स में भी ऐसा ही हुआ था, मतलब पीडीएफ्स रिसीव ही नहीं हुए थे, सिर्फ लिंक्स दिए गए थे सेशंस के। अच्छा, हाँ सर। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ।
हेलो गाइस, यस सर। आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। आई गेस मुझे ना बाहर फेंका गया था मीटिंग से अपने आप, सिस्टम ने मुझे बाहर फेंक दिया था. सो लाइक राइट नाउ आई एम नॉट होस्ट. वेयर इज ओके, लेट मी सी इफ दे कैन मेक मी होस्ट. कैन यू सी एनीवन फ्रॉम द मास्टर क्लास? Oh yeah, there is Niharika ma'am. Can you please make me host? सर शी इज अ स्टूडेंट। होस्ट है ना? अच्छा चलो बना दिया, चलो अच्छा है. जो भी है स्टूडेंट. ओके, स्टूडेंट भी रहेगी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. मुझे होस्ट बनाना जरूरी है. या जस्ट अ मिनट. ओके, दिख रहा है बेटा सबको स्क्रीन? यस यस सर। कैन यू सी बोथ ऑफ देम नाउ? यस सर। यस सर। अब ठीक है, ऐसा चलेगा? हाँ सर। चलो तो बताओ कौन से ऑप्शन सही हुए फर्स्ट के? एक तो ए हुआ और दूसरा कौन सा हुआ? बताओ जल्दी से भाई. सी। एक तो Q1 बड़ा है और दूसरा क्या है? C हो रहा है. एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस लेफ्ट ऑफ Q1. लेफ्ट ऑफ Q1 में नहीं तो D होगा ना? ए एंड डी। अरे क्या होगा? D होगा. समझे सब डी लोग? होगा सर। हाँ सर। सेकंड क्वेश्चन में चले अपन. चलो, यस सर। अब जिनके पास वर्कशीट नहीं है उनको दिक्कत नहीं होगी. प्लीज गो थ्रू द सेकंड question. Those who didn't got receive the worksheet, please go through the second question quickly. Then I'll start explaining it. So the options are not printed accurately. So let me check the PDF that I have so that I can write the options. Okay, so the options are sigma square divided by epsilon, not into r square. So here basically sigma square is not printed, epsilon is not printed. Maybe this is due to Apple, मतलब iPad की वजह से ऐसा हुआ. तो okay. Okay, so let me discuss the question. Hope you understood the question. आपके पास क्या दिया हुआ है जरा देखो. आपके पास उसने दिया हुआ है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस r है, कैरी करता है यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. ओके, तो सबसे पहले अपन एक स्फीयर बनाएंगे. इस स्फीयर को दो पार्ट में तोड़ देंगे. इस तरफ से और इस तरफ से इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे. ठीक है, ये फोर्स F है. क्वेश्चन में कहता है कि इसका रेडियस जो है वो r आपको गिवन दिया है और इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी का मीनिंग इज चार्ज पर यूनिट एरिया. क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया. टोटल एरिया कितना है स्फीयर का? 4πr² है, तो हम यहाँ करेंगे 4πr². दिस इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी. Okay, but he want the answer in terms of sigma, so we don't have to replace sigma by anything. Just keep the answer in terms of sigma. Now he is asking, they are held together by pressing them, okay, with the force F. The force F is proportional to. अगर मैं इसका फोर्स F निकालना चाहूँ तो मैं सबसे पहले तो इसकी FBD बनाता हूँ. मैं इसको सेंटर से कट करूँ तो इसकी FBD क्या बनेगी बताओ? इस तरफ से F फोर्स है, इस तरफ एक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा इस F को बैलेंस करने के लिए? ये फोर्स होगा प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय विच एरिया? ये वाला एरिया. व्हाट इज दिस एरिया? πr².
इसको प्रोजेक्टेड एरिया भी कहा जाता है। ये एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ से ये पता चला कि फोर्स F की वैल्यू किसके बराबर होगी, प्रेशर इनटू एरिया, बिकॉज प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या आपको इलेक्ट्रिक प्रेशर का फॉर्मूला पता है? बोलो, डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर गाइस? रिस्पॉन्स करते रहो बेटा, शांत नहीं बैठो। नो सर, नहीं याद। इलेक्ट्रिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ओके, इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम पढ़ते हैं गॉस लॉ के बाद, ठीक है ना। गॉस लॉ तो सब लोग को पता है ना, एवरीबडी नो अबाउट द गॉस लॉ, राइट? एवरीबडी नो Yes, sir. अबाउट द कंडक्टर। व्हाट इज द Yes, गॉस लॉ? sir. कैन समवन टेल मी द गॉस लॉ? क्या होता है गॉस लॉ, बता सकते हो? व्हाट इज गॉस लॉ? Charge enclosed is equal to epsilon naught into flux. टोटल फ्लक्स एक- क्रॉसिंग द एक सरफेस इज इक्वल टू एरिया मतलब इंटीग्रल ऑफ, कंसिडर किया, वो एरिया पे फोर्स लगता है। नहीं, फ्लक्स की बात करता है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या करता है कि किसी भी सरफेस से जाने वाली लाइनों की बात करता है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जाती है। फ्लक्स का मीनिंग क्या है? मैंने अगर बोला लेट्स से कि लाइंस पासिंग थ्रू अ रीजन। एग्जैक्टली एक लाइन कितनी जाती है। अच्छा, ये लाइन निकालने का फायदा क्या है? जैसे कि मान लो फ्लक्स किस किस चीज के लिए यूज करते हैं। लेट्स से तुम रेस्टोरेंट में गए, तुम्हारे सामने एक ग्लास पड़ा हुआ है जिसमें तुम स्ट्रॉस पुट कर सकते हो। ग्लासेस की साइज लेट्स से डिफरेंट डिफरेंट साइज के ग्लासेस आपके सामने रखे हुए हैं और आपके सामने स्ट्रॉ का एक बहुत बड़ा ट्रे रखा है। आप उस ट्रे से स्ट्रॉस निकालते हो और किसी ग्लास में डालते हो, ठीक है। सो लेट्स से जो पहला ग्लास है उसका जो सर्कल है वो 5 मीटर डायमीटर का है। कितना? 5 मीटर ज्यादा हो गया, लेट्स से इट्स 10 सेंटीमीटर डायमीटर। उसमें आपके 10 रॉड्स गए। फिर 20 सेंटीमीटर डायमीटर का है, उसमें आपके 20 स्ट्रॉस गए। तो इस तरीके से जैसे जैसे साइज बढ़ाते गए आप सर्कल की, वैसे वैसे ज्यादा स्ट्रॉस गए उस ग्लास में। तो मैं यहां बोल सकता हूँ फ्लक्स ऑफ स्ट्रॉस, है ना, स्ट्रॉस का फ्लक्स। समझ में आ रही है बात? तो फ्लक्स sir. एक्चुअली लाइनों के बारे में बताता है। अब भाई लाइनों से क्या मिलने वाला है तुम लोग को? क्वेश्चन आता है कि तुमने लाइनों से क्या सीखा, क्यों क्यों डिफाइन की तुमने लाइनें, बताओ। क्या लाइन से कुछ पता चल रहा है तुम्हें? बताओ, क्या पता चलता है लाइनों से? स्ट्रेंथ उसकी, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड की की। स्ट्रेंथ पता चलती है, या फिर उससे ज्यादा अच्छी बात ये बोल सकते हैं क्या कि किसी सरफेस से कितनी एनर्जी जा रही है वो पता चलता है। मेरा कंसर्न क्या है, मैं स्ट्रेंथ तो जानना चाहूंगा डेफिनेटली, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा कंसर्न है कि कुछ एनर्जी मिल रही है क्या, कुछ एनर्जी जा रही है क्या इस सरफेस से। बात समझ में आई? यस तो सर। वो अपने को एनर्जी की आइडिया देता है। तो फ्लक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है और ये फ्लक्स का यूज करके, ये एक्सप्रेशन है जो गॉस ने दिया था, इसलिए गॉस लॉ इसको कहते हैं। अब इसको यूज कैसे करना और इससे इलेक्ट्रिक प्रेशर कैसे निकालना, एक थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स डिस्कस द कंसेप्ट। तो जैसे कि मान लेते हैं ये कंडक्टर है, बहुत ही आसान है गॉस लॉ यूज करना। क्या मैं गॉस लॉ हर जगह यूज कर सकता हूँ क्या बेटा? कहीं पे भी लगा सकता हूँ क्या कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस है? या तुम इंटरेक्ट नहीं करते, मुझे बुरा लगता है। मैंने ये मीटिंग क्यों रखी है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंटरेक्ट करो, बात करो। आपको लाइव क्लास मतलब जो एक्चुअल में क्लासरूम वाली क्लास होती है उसकी फीलिंग आए। So we कंटिन्यू can apply डिस्कशन it करो। on any object, वेरी गुड, वी कैन अप्लाई इट एनीवेयर, anywhere. बट डू वी प्रिफर टू अप्लाई इट एवरीवेयर? See, we No, can sir, apply it because everywhere, but we in don't the prefer. different charge, different area will be there on any object if we took, because of the shape. Because of the shape can't be applied. Because of the shape we can apply, even if the shape is not symmetric, we can apply, but there is no point in applying it because we are not going to get a proper result. Like, see, कैसा भी शेप रहे मैं अप्लाई जरूर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बात ये होती है कि उससे तुम इंटीग्रल को सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए यूज नहीं हो पाता है। क्या लॉ वैलिड नहीं है? ऐसी बात है क्या? नहीं, लॉ वैलिड है, लेकिन उसका कोई फायदा है क्या? उससे कुछ No, निकलने वाला है क्या? निकलने नहीं वाला। That's No, why sir. we don't apply it everywhere. We try to apply it on the symmetric arrangements. Okay, but in this case, this is not a symmetric arrangement, but still I'm going to apply Gauss law. Why? What is the reason for that? Let's try to understand. So let's say there is a point just outside the conductor.
Now to apply a Gauss law, I need to consider a surface. This surface should be 3-dimensional. Keep this in mind. In the magnetism, we'll be talking about the surface which is 2-dimensional surface. And loop की बात करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम लेना पड़ता है, एक एरिया लेना पड़ता है पूरा, मतलब क्लोज लूप, क्लोज एरिया लेना है। तो यहाँ पे मुझे क्लोज एरिया लेना पड़ेगा सिलेंडर, क्योंकि सिमेट्री देगा सिलेंडर मुझे। अब ये सिलेंडर का ऊपर वाला फेस इस पॉइंट को चिपक के है, ऐसा मानो, यहाँ दिखाते समय मैंने नहीं दिखाया, लेकिन वो चिपक के बहुत ही क्लोज है। अब ये अंदर वाला पॉइंट, बताओ कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या? ये तुम्हारा कंडक्टर था। इज देयर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर? No. No. अब let's say this area is A. Now I want to apply a Gauss law for this Gaussian surface. This is a cylindrical Gaussian surface. ओके, अब मैं गॉस लॉ अप्लाई करना चाहता हूँ। कैसे अप्लाई करूंगा? इस गॉसियन सरफेस को मैं E डॉट dA लिखना चाहता हूँ, ओके, जिसको मैं टोटल फ्लक्स बोलता हूँ, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, लेट्स से इस गॉसियन सरफेस का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ तो मेरे पास दो टाइप के सरफेस है सिलेंडर के, एक है मेरा फ्लैट सरफेस और एक है मेरा कर्व्ड सरफेस। फ्लैट में मेरे पास दो सरफेस है, एक है अपसाइड वाला, एक है डाउन साइड वाला। बताओ अपसाइड वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे ए ई है, एरिया ए है, तो ये होगा। डाउन साइड के लिए बता सकते हो, आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड, एरिया भी अपवर्ड, तो डॉट प्रोडक्ट ई ए हो गया। डाउन साइड के लिए बता सकते हो? माइनस EA। जीरो बेटा, माइनस ये तब होता जब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती, पर एज वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो जीरो हो गया बेटा, ठीक है। तो अब ये कर्ड के लिए क्या होगा, बता सकता है कोई? कर्ड के लिए क्या होगा? जीरो। कर्ड के लिए क्यों जीरो होगा, कोई बता सकता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर के साइड पे है, इसलिए। इलेक्ट्रॉन बेटा, इलेक्ट्रॉन Sir, angle made is 90 point, degrees, मतलब so point. cos 90 0. वेरी गुड। देखो यहाँ पे जो सिलेंडर है इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है हर जगह, लेकिन जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऊपर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों हो जाते हैं परपेंडिकुलर, और उसकी वजह से हो जाता है जीरो। परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है दो वेक्टर का। आप एरिया वेक्टर तो समझते हो ना, सिलेंडर के लिए ऊपर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसा है, और साइड के जो सरफेसेस है इसका टोटल एरिया वेक्टर ऐसे आउटसाइड, हर जगह आउटसाइड, और इस वाले का डाउनवर्ड एरिया वेक्टर, तो इसकी वजह से ये जीरो हो गया। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन बनी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए इज इक्वल टू इनसाइड चार्ज। तो इनसाइड चार्ज के लिए सी, अगर मेरे पास सिग्मा दिया हो और मुझे चार्ज निकालना हो तो सिग्मा को मुझे एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो सिग्मा इनटू एरिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एरिया से एरिया मार दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये एग्जांपल बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, पर इसके करस्पॉन्डिंग मैंने आपको थ्योरी बहुत बता दी है। अब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, जिसको आपको याद रखना है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। सर मुझे वो फ्लैट के डाउन में जीरो क्यों, वो नहीं समझा। अब देखो, क्या तुम्हें ये पता है क्या कि किसी भी कंडक्टर को अगर मैं कोई चार्ज दूं तो ये पूरा चार्ज हमेशा आउटवर्ड रहता है, क्या तुम्हें ये पता है? डू यू नो दिस? नहीं सर। हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक ये नहीं पता होगा आपको कुछ समझेगा नहीं। कंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो बेटा तुम्हारे पास ये सर्कल है, अब इसको तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। लेट्स से दिस इज अ न्यूट्रल कंडक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर? नो चार्ज इन इट। इज इट नो चार्ज? इक्विलाइज्ड चार्ज, इक्विलाइज्ड चार्ज, Exactly. प्लस भी It's माइनस। positive, negative, same. अब होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव को लेके चली जाती है इस तरफ और नेगेटिव को फेंक देती है अपोजिट की तरफ, करेक्ट? तो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे होने से एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है जो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, इसको कहा जाता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये हो जाती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो नेट इस तरफ एक्सटर्नल है, इस तरफ इंड्यूस्ड है, तो नेट हो जाती है अंदर जीरो। एक्सटर्नल और इंड्यूस दोनों एक दूसरे को बैलेंस करती है और इसीलिए हमेशा कंडक्टर में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ओके यस सर। अब ये दिमाग में बिठा लो। सर उसलिए सिलेंडर में भी अपसाइड पे प्लस चार्ज आए थे ना? क्या बेटा? नहीं, सिलेंडर गॉसियन सिलेंडर में सरफेस है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। That's a different story. Gaussian surface is a different story. It's a surface. We assumed that surface, okay? We assumed that surface. हमने वो surface assume किया है, ठीक है? So पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ पे कंडक्टर पे यहाँ पे लगे हुए हैं और हमने ये सरफेस लिया है, ये इमेजिनरी सरफेस होता है, ठीक है? इज दैट क्लियर कि बाउंसर जा रहा है? सर ये समझा, बट दोनों में रिलेशन नहीं समझा। किस किस वो में? डाउन मतलब ये समझा आपने जो समझा, बट सिलेंडर के डाउन फ्लैट डाउन में जीरो क्यों है वो नहीं समझा मतलब। बेटा मुझे एक बात बता, ये एक तेरा सिलेंडर है, बता यहाँ ये जो फ्लैट वाला सरफेस है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? ये कंडक्टर के अंदर वाला पॉइंट है, राइट? ये इनसाइड आ रहा है, ये इनसाइड में आ रहा है ना पॉइंट, ये वाला। हाँ सर। तो कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा? एज इट इज अ कंडक्टर, इज देयर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर? नो। एंड दैट्स व्हाई इट इज जीरो। सो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा एरिया के साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है। तो फिर सर मतलब वो गॉसियन सरफेस के ऊपर है इसलिए नहीं है, मतलब उसके साथ ही इसलिए नहीं जा रहा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, तुम समझे नहीं। सबसे पहले तो बताओ, कभी भी मैं कोई कंडक्टर दूंगा, कैसा भी दूं, कैसा भी शेप हो, उसके अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या? नहीं। अब तुमने एक सरफेस लिया है, एक सिलेंडर लिया है जो ऊपर से नीचे से क्रॉस करता हुआ अंदर जा रहा है। अब बताओ, इस सिलेंडर के बाहर, सॉरी, इस स्फीयर के बाहर इन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? नो सर। नहीं, बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं है भाई? हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोगों ने बाहर लेकिन पॉजिटिव दिया है इसलिए ना। नहीं, वो पॉजिटिव रहे निगेटिव रहे डजंट मैटर। अगर ये कंडक्टर ओके सर। है हाँ। उसके बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो कैसी भी रहे भाई। पर ओके हमें सर। मैटर क्या करता है कि अंदर के इन सारे जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। चाहे मैं ये वाला स्पॉट ले लूं, चाहे मैं ये वाला ले लूं, चाहे मैं ये वाला ले लूं, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। क्या अब चमका? यस सर। हाँ तो देखो इस तरीके से। सर मुझे मतलब ये 2D फिगर है ना जो आपने बनाए? कौन सी वाली? ये 3D है, सारी फिगर 3D है। सर तो स्पीयर फिर वो 3D होता है। स्पीयर के हाँ हाँ सर, समझा। ओके सर। हाँ सर, मैं उसे स्पीयर को फ्लैट समझ रही थी इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब अरे समझा सर। ऐसे, चलो ठीक है। सब देखो भाई, हमें ये पता चला कि किसी भी कंडक्टर के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, काफी बार यूज हुआ है एडवांस के क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए। अब ये तो समझ में आ गया हमें। अब हमें प्रेशर भी निकालना होता है। अब देखो ये बात तो क्लियर है ना तुम लोग को कि सपोज मेरे पास ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, क्या ये एक दूसरे को पुश कर रहे हैं? आर दे पुशिंग ईच अदर? अगेन दिस इज a 3-dimensional body. Are they pushing each other, guys? Yes, they are pushing each other, and as they are pushing each other, there is a pressure. फिर ये प्रेशर निकालने के लिए अगर मैं जस्ट ये छोटा सा पार्ट कंसिडर करूं, तो ये जो छोटा सा पार्ट है ना, ये डिस्क की तरह काम कर रहा है। एक छोटा सा पार्ट जिसका एरिया ए है और ये बचा हुआ पार्ट। तो अगर मैं इस P पॉइंट को लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हमने डिराइव करी है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस छोटा सा पार्ट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर पार्ट।
अब छोटे से पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? मुझे बताओ, क्या आपको डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है? अगर इसको मैं डिस्क मानूं, छोटे से पार्ट को, तो क्या आपको डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है किसी भी डिस्टेंस पे? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये तो याद करना चाहिए तुमने। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसको तुम लाइटली नहीं ले सकते, ठीक है? इसको पढ़ना पड़ेगा, इस पे तगड़े क्वेश्चंस आते हैं और इसके लिए कंसेप्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए। तो जो नहीं पता वो मुझे पूछ लो, बेमतलब का नहीं पता तो भी हाँ हाँ बोलते मत जाओ, ठीक है? ओके सर। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क होती है। क्या ये आपको याद है कि नहीं है? याद है सर। तो ये डिस्क बन गया ना, ये जिसको हम ए नाम दे रहे हैं वो डिस्क बन गया। तो ये यहाँ से अगर अपन सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर पार्ट निकल के आती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अदर पार्ट की भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी निकल के आती है। तो हमें अगर प्रेशर निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स अपॉन एरिया करना पड़ेगा, राइट? तो फोर्स कैसा होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर। तो हम उस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करेंगे और वहां से हमारा प्रेशर निकल के आएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर। देखो, ये सब मैंने इसलिए किया कि ये फॉर्मूला आपको पता चले। क्या आपको ये फॉर्मूला पता चल गया? अब मैं वापस क्वेश्चन पे जाऊं। Yes, sir. सर हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर क्यों लिया मतलब? मुझे एक बात बता, तेरे पास दो चार्जेस है, ऐसा समझ, इधर ही लिखता हूँ मैं। ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है। अगर तुझे इस चार्ज पे फोर्स देखना है तो क्या तू ऐसा लिख सकती है, फोर्स ऑन दिस चार्ज, लेट्स से दिस इज Q1, लेट्स से दिस इज Q2, is nothing but electric field of Q1 at this place multiplied by Q2, लिख सकते हैं। यस सर। तो इसी तरीके से जब मैं इस छोटे से एलिमेंट पे टेंशन देखना चाहता हूँ, उसकी होने वाली स्ट्रेचिंग देखना चाहता हूँ, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इन सब से लिखनी है ना। उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे कोई लेना देना नहीं, उस पे दूसरे की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके चार्ज से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे उस पे लगने वाला तनाव, टेंशन निकल के आएगा। यस सर। समझ पा रहे हो? हाँ सर। और सर पर सिर्फ एक ही पार्ट का निकाला हम लोगों ने, मतलब टेंशन तो पूरे सर्कल पे लग रहा है नहीं, ना? बात नहीं समझी। अगर पूरे सर्कल को देखोगी तो टेंशन इंटरनल फोर्स से कैंसिल हो गया। हाँ सर, कैंसिल हो जाएगा। तो वो इंटरनल है। अब देखो यहाँ पे ओके कौन सर। सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर बाय, ये प्रेशर निकला, सॉरी प्रेशर यहाँ पुट करो, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो उसने कहा है कि प्रोपोर्शनल टू सिग्मा को, तो ऑप्शन ए दिया है इसने आंसर की में, तो F इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर into r square divided by epsilon naught. Is that clear? It's a very big question. Very small question, but very big explanation because you don't know so many concepts. Okay. So I think अभी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। सर हाँ सर। सर हम इसको विदाउट प्रेशर के टर्म्स में भी कर सकते हैं, राइट? बताइए कैसे करेंगे। नहीं नहीं, बताइए आप। इफ यू हैव एनी हाँ अप्रोच सर, यू कैन ओके। डिस्कस विद मी, आई विल टेल यू कि सही है कि गलत है। सर लेट्स से हमने हम एक हेमिस्फीयर लिया इसमें से, एंड फोर्स इज एक्टिंग राइटवर्ड्स एज वी कैन सी, एंड सो दैट जब प्लस चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो देयर वुड बी अ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज दैट इज QE दैट वुड कैंसिल फोर्स। तो फिर जो हमने इक्वेशन लिखी थी ना, E इक्वल्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें हम थ्रू आउट द इक्वेशन Q से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल गेट QE इक्वल्स सिग्मा इंटू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो QE वुड बी फोर्स एंड जो RHS है वो हमारा इक्वेशन होगा। फिर हम Q को सिग्मा एंड एरिया के टर्म्स में लिखेंगे एंड विल गेट द सेम आंसर। बहुत ही फास्ट बताया तुमने, तो आधी चीजें ओके तो मैं सर। समझ नहीं पाया तुमने क्या बोली,
Sir, लेकिन can you show that guess, equation? क्या बताओ? Sir, electric field in terms of sigma. Yeah, here, no? Is there? Yes, sir. Yeah. Sir, the box one. The box one, this one? हाँ. Yeah, this one. इसमें हम थ्रू आउट द इक्वेशन Q से मल्टीप्लाई करेंगे with Q and so we'll get QE equals sigma into Q by epsilon naught. तो QE नहीं, गलत है. क्यों गलत है? जबकि आंसर तुझे सही मिल रहा है क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शनलिटी पूछी है. मुझे एक बात बता, जो तूने आंसर निकाला, क्या वो आंसर यही एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है फोर्स की? ये No, sir. नहीं देगा. तेरा आंसर सही निकल गया क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शनलिटी पूछी है. नहीं तो तेरा गलत है. क्यों गलत है? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि तू मान रही है, जनरलाइज कर रही है कि टोटल चार्ज क्यों, पर तू ये नहीं समझ पा रही कि वो चार्जेस डिवाइड हो चुके हैं. सर एक तो इसे छोटे Q से by पार्ट 2 लेंगे. Q/2 लेके आंसर आ जाएगा फिर से, पर वो लॉजिक क्या है? सर फिर वो समझा? why तो ये is it राइट wrong? अप्रोच ये है बेटा. No, it's wrong. No, obviously, like wrong is because like you are just ignoring the actual effect. मतलब तुम एक्चुअली क्या हो रहा है, नहीं, तुम एडजस्टमेंट कर रही हो तुम्हारे आंसर में, जबकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सही हो जाता है काफी बार. ठीक है, मैं तो यहाँ एक्सप्लेनेशन okay. दे रहा हूँ कि एक्चुअली कैसा है ना चीजें. होप कि तुम मेरे पॉइंट को समझिए. सर क्या हम तीसरे बट क्वेश्चन चार्ज पे तो चले? चार्ज तो फिर भी यूनिफॉर्म रहेगा ना, तो वी कैन अज्यूम इट Q by 2, राइट? नहीं, एक ये इतना पार्ट है और ये इतना पार्ट है. इतने पे Q/2 बोल रही हो, इतने पे भी Q/2 बोल रही हो. इज दैट राइट? यस सर. सिमेट्रिक है ना हेमिस्फीयर, सॉरी स्फीयर. अरे बेटा, ये छोटा सा है और ये बहुत बड़ा है, तो इस बहुत बड़े इसमें आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो और इस छोटे से इसमें आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट. इज दैट सो? अकॉर्डिंग टू No योर sir, लॉजिक, actually I took the exact hemisphere from the original given questions diagram. then I think then you can do that. Okay. Sir, that is right conceptually. Yeah, I think so. Yeah. Although I am not able to. Yeah. Anybody else wanted to say something? Can we go for the next one now? Yes sir. थोड़े बहुत क्वेश्चंस डिस्कस होने चाहिए. खाली Yes. कंसेप्ट ही बताता रहूंगा तो कुछ प्रैक्टिस नहीं होगी. चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिख रहा है टाइनी स्फेरिकल ऑयल. ओके, प्लीज रीड इट गाइस, जिनके पास नहीं है. सर मैंने आपको लास्ट वीक एक डाउट मेल किया था. अजय स्पीकिंग. आयुष ने किया था. अजय आयुष कुछ तो. अजय के नाम से किया था क्या? मतलब हाँ, वो मेरे पापा का है मेल आईडी. मैंने आपको पहले बताया. हाँ, बताया. ओके. तो उस तेरे डाउट्स, हाँ मुझे याद आया, मुझे ईमेल पे पड़े हुए. हाँ, आई नो. हाँ, तो वही है कि मुझे ऐसा लगता है ना, मतलब क्या होगा अजय कि मतलब अभी ले लेता हूँ मैं तेरा डाउट, पर ये इस डिस्कशन में मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग को ना कंसेप्चुअली एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू कुछ चीजें और तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना पड़ रहा है ना. जैसे कि अभी इलेक्ट्रिक प्रेशर का कंसेप्ट है, इसमें मुझे डिस्कशन करना पड़ा ना इलेक्ट्रिक प्रेशर के बारे में आज. हाँ sorry, सर. फिर से कंफ्यूज हो रहा हूँ. आयुष क्या बोला था ना? मेरा नाम आयुष है. आयुष, सॉरी, वो कंफ्यूजन हो रहा है. तो मैं ये कह रहा था कि वो तेरे डाउट्स में आज ले लेता हूँ, बट यूजुअली मुझे ऐसा लगता है कि अपन ऐसा कुछ वर्कआउट कर सकते हैं कि जिसमें अपन लाइक आफ्टर फ्यू डेज विल ट्राई टू क्रिएट अ टेलीग्राम ग्रुप just after finishing all the revision of these sections, and then in that telegram group like you guys can post your doubts, and then after 15 days we can arrange a session. Again after 15 days we can arrange a session and discuss the doubts like that, right? That would be like ज्यादा अच्छा रहेगा. I think so. मैंने ये लास्ट वीक भी आपसे बात करी थी ऐसे, लेकिन तुम्हारे जो डाउट्स है ना वो आज तो अपन ले लेते हैं. एक बार ये तीसरा क्वेश्चन करके वो देखता हूँ मैं ईमेल. हाँ, so
Third is a tiny spherical oil carrying a net charge q. Is balanced still in air. Okay, ये balanced है, चलेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है. काफी आसान लग रहा है क्वेश्चन रीड करते ही मुझे. ये ना प्रिंट नहीं हुआ है डाटा. 81/7 में चेक कर लेता हूँ. ये एक्चुअली ये है guys. ठीक है. When the electric field is switched off, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ किया गया, ठीक है, the drop is observed to follow the terminal velocity this. Okay. जब इलेक्ट्रिक फील्ड बंद हुई तो ये ड्रॉप नीचे गिरने लग गया. टर्मिनल वेलोसिटी जो उसको मिली उसकी वैल्यू है, ये विस्कोसिटी के साथ भी कनेक्टेड है. सॉरी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जब चालू थी तब ये बैलेंस था. उसने कहा है टाइनी नेट चार्ज इज बैलेंस्ड. दैट मींस mg नीचे और इसको बैलेंस करने वाला फोर्स QE ऊपर लगा हुआ था. ठीक है. सो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं लिख सकता हूँ कि चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज बैलेंस्ड बाय मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये मेरा पहला इक्वेशन है जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट थी. तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन दी हुई है, टाइनी ऑयल ड्रॉप कैरिंग अ नेट चार्ज Q. ओके, और उसने फाइनली क्या पूछा है मुझे क्वेश्चन में, व्हेन द ड्रॉप इज ऑब्जर्व टू फॉल विद द टर्मिनल वेलोसिटी दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. हमें Q वैल्यू पूछी गई है और हमें मास की भी कोई आइडिया नहीं है. तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्या आपको टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है? सिग्मा माइनस रो था, रो माइनस सिग्मा था, ऐसे कुछ था. क्या आपको पता है? आपने विस्कोसिटी में पढ़ा है? मैंने ही पढ़ाया था क्या विस्कोसिटी? हाँ बेटा, मैंने ही पढ़ाया ना. अरे यार बोलते नहीं होता. मैंने पढ़ाया ना, तो एक तो बार नोट चेक पढ़ाया करो, आप ही ने देखो. था, लेकिन बीच में रिवीजन नहीं हुआ तो भूल गए. भूल गया, लेकिन ये थोड़ा बहुत तो याद होगा ना इसको. टर्मिनल वेलोसिटी मैं बता देता हूँ. टर्मिनल वेलोसिटी कब होती है? जब एक्सेलरेशन 0 होती है और वेलोसिटी कांस्टेंट. याद आया? हेलो. जब भी आप बात करते हो, बात करने के बाद माइक स्विच ऑफ कर दो, बिकॉज नॉइसेज आ जाएंगी वैसे. ठीक है बेटा, जिसको बात करनी है वही अपने आप को अनम्यूट करेगा. Okay, so this is the formula for terminal velocity. Terminal velocity is known to me. I know about the gravity. I know about the density difference. I know about the viscosity. From this equation, I can get the value of R. Once I get the value of R, what I'll do is I'll find the value of volume, which is 4/3 pi into R cube, which is done, which can be done. Then I can get a value of mass. Mass is equals to density into volume. Density is known to me, volume is known to me, mass is known. Then जैसे ही मुझे मास मिल जाता है, मैं मास को इस इक्वेशन में पुट करूंगा, तो मास जी निकल गया तो क्यू बच जाएगा. क्या निकाल सकते हो? ट्राई करके देखो, तब तक मैं ईमेल चेक करता हूँ. देयर इज वन मोर स्टूडेंट जिसका डाउट आया था. चलो, इसका आंसर निकाल लोगे भाई? फटाफट बताओ. चलो निकालो फटाफट, तब तक मैं आयुष का क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूँ. काफी बड़ा क्वेश्चन है.
बेटा समझ तो पा रहे हो ना सब लोग? यस Yes. सर। ओके गुड। तुमको याद होगा जब भी मैंने ये एग्जाम, मैं एक्चुअली जब टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ाता हूँ मैं रेन ड्रॉप का एग्जांपल देता हूँ। मैं बताता हूँ कि रेन ड्रॉप अगर गिरने लग जाए 10 किलोमीटर की हाइट से और उसको अपोज करने वाली एयर ना हो तो अपनी वाट लग जाएगी। क्या मैंने यही एग्जांपल दिया था आपकी क्लास में? यूजुअली मेरा फेवरेट एग्जांपल है। मैं निकलवाता हूँ कि अगर रेन ड्रॉप गिरे Yes. 10 किलोमीटर ऊपर से तो कितना उसका स्पीड होना चाहिए अगर मैं ना मानू रेजिस्टेंस। ओके, एनीथिंग एल्स? ये सारा मैंने लिख लिया डेटा। गाइस किसी को मिल गया आंसर थर्ड का? ओके, सो लेट्स सी। आयुष का ये डाउट है, इस क्वेश्चन में लिखा है द फॉलोइंग फिगर शोज अ पार्ट एट द सर्किट इन अ स्टेडी स्टेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेडी स्टेट? स्टेडी स्टेट मींस टाइम कितना हो चुका है? Infinity. Very good, perfect. So time is infinity. The current values on okay are given. The circuit also contains capacitor. What is the value of I1, I2, I3? It's very simple. Okay, so first of all मुझे बताओ कैपेसिटर को क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? कैपेसिटर को कर देना है ओपन सर्किट। हट गया Open. ये कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर हट गया तो I1 की वैल्यू हो गई 2 + 1 विच इज 3 एम्पियर। अब ये नीचे आया। अब मुझे I2 और I3 नहीं पता है। सबसे पहले तो मुझे क्या पता है उसको देखना चाहिए। मुझे यहाँ से 1 एम्पियर दिया है, यहाँ से इस तरफ 2 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग है कि ये जो आ रहा होगा वो कितना होगा? I2 + 1 शुड बी 2, तो I2 शुड बी 1 एम्पियर। यहाँ जंक्शन लॉ लगाया मैंने, ओके। यहाँ पे जंक्शन लॉ लगाया तो मुझे I2 की वैल्यू मिली बेटा। I2 मिल गया तो I3 भी बहुत आसान है। I3 का वैल्यू और I2 का वैल्यू मिला के मुझे ऊपर से आने वाला करंट 3 एम्पियर मिलना चाहिए, जो 3 एम्पियर ऊपर से आ रहा है। जब I2 ऑलरेडी पता है तो मेरी I3 की वैल्यू निकल जाएगी 2 एम्पियर। तुम्हारा आंसर है I1 के लिए 3, मेरा आंसर है I2 के लिए 1 और I3 के लिए 2 एम्पियर। और यहाँ पे जो ऑप्शन है इसके करस्पॉन्डिंग 3 3 3 1 2 3 1 2, इट्स ऑप्शन डी। आयुष? Yes, sir. Thank you. Okay. So the important point in this question was that capacitor gets open circuit after t equals to infinity. बाकी स्टूडेंट समझ में आया सबको? Yes, sir. चलो, let's Yes, sir. proceed. Let's proceed to fourth question. Read the fourth question, guys. Flux through the shaded area पूछा है उसने। Hello, sir.
सर फोर्थ वाले क्वेश्चन में ई और ई नॉट के बीच में कोई साइन है क्या? ई और ई नॉट के बीच में इक्वल टू का साइन है, देखो मैंने लिखा है, ओके स्क्रीन पे लिखा है मैंने। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ओके ओके सर। हाँ ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले तो इसका वेक्टर फॉर्मेट लिखूंगा। अगर तुम देखोगे तो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का वेक्टर निकालने के लिए हम दो साइड निकालेंगे, कोई भी दो साइड उठा लो। जैसे तुम देखो एक पॉइंट जो है स्क्वायर का, जो राइट मोस्ट पॉइंट है, या लाइक इसको नाम दे देते हैं स्क्वायर को ऐसा, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है आपका, डी पॉइंट है आपका। ठीक है, अब इससे आप वेक्टर लिख सकते हो। ए बी वेक्टर क्या होगा? ए बी वेक्टर होता है, कभी भी ध्यान रखना, अगर मुझे ए बी वेक्टर लिखना है तो मुझे इसमें से ये माइनस करना है, तो यहाँ से बस मेरा ए इंटू जे कैप आ जाएगा। सिमिलरली ए बी वेक्टर के बाद मुझे एक और वेक्टर चाहिए जो है ए डी वेक्टर। तो ए डी वेक्टर की बात करेंगे तो ए डी ये है, तो ए में से 0 माइनस, तो ए इन आई कैप प्लस ए इन के कैप। क्लियर? अब ये मिल गए दो वेक्टर, तो कभी भी स्क्वायर का वेक्टर निकालना एरिया वेक्टर, तो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू विच इज ए बी वेक्टर, कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट में पहले आई जे के लिख लो, और उसके बाद पहला वेक्टर ए बी वेक्टर का, ये सबको आता है ना क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो आता ही होगा। हाँ चलो मैं कर रहा हूँ फास्ट फास्ट में इसको, होप कि आप लोग समझ पा रहे हो। तो ये आ गया मेरा माइनस ए स्क्वायर इन आई कैप प्लस ए स्क्वायर इन के कैप, ये मेरा एरिया वेक्टर है। ओके, इज दैट क्लियर? कहीं कुछ साइन में गलती नहीं है ना? देख लो, सही है। एरिया निकला। यस सर। एरिया निकलने के बाद फ्लक्स निकालने के लिए, फ्लक्स ही पूछा ना, क्या पूछा? या फ्लक्स पूछा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड थी मेरी ई नॉट इंटू आई कैप, उसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा मैं। तो डॉट प्रोडक्ट में बस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इसके लिए कोई नहीं है तो 0 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट इसका। तो ई नॉट ए स्क्वायर मेरा आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी है। चेक करना जरा। यस सर, समझा। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लो।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड किया सबने? क्वेश्चन के ऑप्शन सही से प्रिंट नहीं हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन फिफ्थ में आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ में दिया स्फेरिकल मेटालिक शेल ए ऑफ रेडियस आर ए एंड सॉलिड स्फीयर बी। स्फेरिकल मेटल शेल, एक मेटल शेल है। शेल बोले तो ऐसा कुछ रहता है, थोड़ा सा ठीक रहता है, ठीक है। ऐसा एक शेल आपको दिया है, बोला गया है कि इसकी रेडियस कितनी है, आर ए है। सॉलिड स्फीयर दिया है, एक सॉलिड एकदम भरा हुआ स्फीयर, बोला है कि इसकी रेडियस आर बी है। इन फैक्ट इट्स गिवन दैट आर बी इज लेसर देन आर ए। आर के फार अपार्ट फ्रॉम ईच, बहुत दूर रखे हुए हैं, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। एंड गिवन अ चार्ज प्लस क्यू एंड ईच इज गिवन चार्ज प्लस क्यू। तो सबसे पहले तो बताओ ये चार्ज जाएगा कहाँ? सरफेस बताओ ये के चार्ज कहाँ? आउटसाइड। बहुत बढ़िया, सरफेस के आउटसाइड जाएगा। तो अब मुझे ये बता दो कि ऑप्शन को अगर तुम रीड करोगे तो इसने कहा है कि कौन से ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहला ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होगी। इज दैट करेक्ट? Yes, sir. यस सर। मैंने अभी समझाया आपको, तो ऑब्वियसली करेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन है कि चार्ज ऑन ए ये बड़ा होगा चार्ज ऑन बी से। अब देखो वो कनेक्ट किए गए हैं 3 वायर से। सबसे पहले तो कनेक्शन की वजह से उनके पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। क्या आपको ये पता है? यस। यस जब सर। भी कोई चीज कनेक्ट कर दो तो पोटेंशियल सेम। अब पोटेंशियल होता कितना है ना? अगर मैं पहले वाले सरफेस का देखूं तो रेडियस पे डिपेंडेंट है, चार्ज पे डिपेंडेंट है। दूसरे वाले का देखूं तो k इंटू क्यू अपॉन आर बी पे डिपेंडेंट है। अगर आर, अब इनको सेम करवाना है आपको, है ना? दोनों को सेम करवाना है, इसका मतलब आपका चार्ज दोनों पे सेम है, रेडियस। हाँ एक मिनट, उसने क्या कहा? हाउ, ओके, तो चार्ज किस पे ज्यादा होगा? ओ सॉरी, तो कनेक्ट करने के बाद इनिशियली दोनों को क्यू चार्ज था, पर फाइनली कनेक्ट करने के बाद, ओ सॉरी माय बैड, थोड़ा सा अप्रोच अलग रहेगा। देखो सबसे पहले तो हम इनिशियल पोटेंशियल लिख लेते हैं। ए के लिए वो होगा के क्यू बाय आर ए। हम पोटेंशियल इनिशियल बी के लिए लिख लेते हैं, वो होगा के क्यू बाय आर बी। लेकिन फाइनली क्या होगा? फाइनली लेट्स से इस पे क्यू ए पोटेंशियल है, लेट्स चार्ज है, और ये क्यू बी चार्ज है। तो वी फाइनल ऑन ए और वी फाइनल ऑफ बी। अब ये दोनों होने चाहिए इक्वल। अब ये दोनों इक्वल होना मतलब इनका जो रेशियो है क्यू ए बाय आर ए का, वो किसके बराबर होना चाहिए? क्यू बी बाय आर बी के। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो QA into RB product should be equals to QB into RA product. Now you know that your RB is smaller. That means your QA should be bigger. So second option is QA bigger. So it's a right option. अब इसी ऑप्शन को मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर मैं QA लिखना चाहूँ तो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय पाई आर ए स्क्वायर होगा। मैं क्यू बी लिखना चाहूँ तो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय पाई आर बी स्क्वायर होगा। अब इन दोनों को अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या हो जाएगा? ओके, आर ए कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, सिग्मा कैंसिल हो गया, आर बी कैंसिल हो गया। यहाँ से आया ए, सॉरी सिग्मा डिफरेंट है ना, शिट मैंने गलत किया। वही तो बोल रहा हूँ, सब कैंसिल हो रहा है तो बचेगा क्या? सिग्मा नहीं कैंसिल हो रहा, sigma is not going to get cancelled. Okay, just keep it as it is. तो मेरे पास यहाँ से आया आर ए बाई आर बी इक्वल सिग्मा बी बाय सिग्मा है। देखो सही है क्या? बोलो सही है क्या?
Yes, sir. यस सर। अब हाँ, तो अब सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्थ ऑप्शन में कहता है सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए होगा k into qa upon ra square. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ बी होगा k into qb by rb square. नाउ यू नो दैट कि इनका जो पोटेंशियल है वो तो इक्वल है, तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा लिखूं k q by r multiplied by 1 by r, k q b by rb multiplied by 1 by rb. So now you know that this term is same for both of them. तो जिसकी रेडियस कम होगी उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, तो रेडियस सेकंड वाले की कम है और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड वाले की ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो इसलिए Yes, sir. डी ऑप्शन भी सही आता। देख लो, अच्छा सवाल था। देख लो और देखना हो जाने के बाद 6 क्वेश्चन रीड करो। सबने रीड कर लिया है? Yes, sir. चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6। क्वेश्चन में कहता है अ वुडन ब्लॉक परफॉर्म्स एसएचएम। सबसे पहले तो एक ब्लॉक दिया हुआ है। हेलो हेलो, आई कैन नॉट हियर यू। आवाज अटक रही है तुम्हारी। इज इट प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड? कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? Yes, sir. Yes, तो sir. जो भी बात, एक कोई स्टूडेंट है By mistake जिसका नहीं आवाज, हुआ है। Yeah, sir. हाँ उसका माइक ऑन हुआ है, तो प्लीज जरा चेक करके उसको बता देना यार, कौन है तो। गाइस ये ध्यान रखना, नहीं तो अपने को लेक्चर ना पहले जैसे रखने पड़ेंगे। अगर तुम लोग ऐसे माइक ऑन छोड़ दोगे ना अननेसेसरी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा। फिर लेक्चर इंटरैक्टिव नहीं होंगे, वन वे होंगे, और वन वे से फायदा नहीं होगा तुम्हारा। समझ रहे हो? वुडन ब्लॉक परफॉर्म्स एसएचएम ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस विद अ फ्रीक्वेंसी। ओके, ये एसएचएम हो रहा है, ये आगे पीछे घूमते जा रहा है। अब क्या हुआ भाई? घूमते घूमते इसने कहा कि a block carries a charge plus q on the surface if the uniform electric field switched on। अच्छा, ये चार्ज कैरी कर रहा था, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, स्विच ऑन कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड से स्विच ऑन होने से एक न्यू फोर्स ऐड हुआ। ये जो न्यू फोर्स है होगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कांस्टेंट है। ओके, सो कांस्टेंट फोर्स डज नॉट अफेक्ट टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। एक स्टेटमेंट है जो हम प्रूव भी कर सकते हैं, पर अभी प्रूफ की तरफ नहीं बढ़ेंगे, बस आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है।
इसको प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस, यू कैन प्रूव इट एट होम, इट्स वेरी सिंपल. You can just apply constant force on a simple pendulum and check the time period. You can apply constant force on a vertical spring mass system and you can check the time period initially and after applying a constant force, and you'll find out that surprisingly there is no change of time period. The only difference is the mean position changes. Mean position हो जाती है चेंज. तो बता सकते हो कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? ऑप्शन है A. ए ऑप्शन बिल्कुल सही है. सर किसी हाँ बोलो बेटा. फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी? नहीं, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन है. टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे. ओके सर. हाँ Please read the next question after this. चलो भाई 7th क्वेश्चन कर ले. सबने रीड कर लिया है? Which of the following statement are correct? ये आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है. चलो ओके, रीड करते वन बाय वन. If the electric field due to the point charge varies, okay, electric field varies instead of this, okay, the Gauss law will still be valid. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी उल्टी करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए. ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ओके थोड़ा ट्रिकी सवाल है. ओके, थोड़ा सोचते हैं. द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वैरीज. अगर कोई पॉइंट चार्ज है, हम यूजुअली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी पॉइंट पे किसी भी डिस्टेंस r पे लिखते हैं kq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ये कह रहा है r स्क्वायर के बदले अगर मैं कोई और टर्म लिख दूं तो क्या गॉस लॉ वैलिड होगा? सबसे पहली बात तो बेसिक पे चलते हैं. और है क्या गॉस लॉ? गॉस लॉ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट एरिया के साथ जो हमें फ्लक्स देता है, और ये होता है q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये r स्क्वायर वाला टर्म सरफेस एरिया से आ रहा है, करेक्ट. पर अगर ये r की पावर 2.5 हो जाए तो क्या ये सरफेस एरिया का टर्म चेंज हो जाएगा? यस, ये चेंज हो जाएगा. और इसकी वजह से हम ये गॉस लॉ को वैलिड बोल पाएंगे? बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे. तो ए स्टेटमेंट मुझे वैलिड नहीं लगती. लेट्स टॉक अबाउट द बी स्टेटमेंट. द गॉस लॉ कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ डाइपोल. The Gauss law can be used to calculate the field distribution around a dipole. क्या हम डाइपोल के लिए गॉस लॉ यूज करते हैं गाइस?
It's not symmetric. Electric field due to dipole. यस यस, तो हम क्या करते हैं यूज वहां पे, नॉर्मल पॉइंट चार्जेस मान के सॉल्व करते हैं, राइट। सो पहले भी हम यूज नहीं करते तो बाद में भी यूज करने का कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो बी ऑप्शन भी सही नहीं लग रहा है। सी ऑप्शन, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज 0 समवेयर, लेट्स से कहीं किसी जगह पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले 0 हुआ करती थी, अब ये वेरिएशन थोड़ा अलग हो रहा है शायद, देन द साइन ऑफ द टू चार्जेस इज द सेम। If the electric field between, oh okay, no, it's completely different, मतलब यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो क्या Q1 और Q2 दोनों भी सेम साइन के हो गए? Yes or no? Yes. Yes. This is very simple, it's yes. The work done by, okay, work done पूछा है, work done होता है, work done by conservative is negative of potential energy, negative of potential energy मतलब change in potential, तो work done by conservative होता है आपका Q into initial potential minus final potential, और अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल चाहते हो तो एक्सटर्नल होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल होता है। ये 3-4 फॉर्मूले वर्क फॉर एनर्जी के हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। तो ये क्या बोलता है, अगर हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना हो तो वीबी माइनस वी, बिल्कुल सही ऑप्शन है डीवी। बोलो चमका। सर बोलिए। बी पॉइंट मतलब बी पॉइंट मुझे समझा ही नहीं। देखो किसी भी बी पॉइंट पे, मतलब ए एक रैंडम पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, और बी एक रैंडम पॉइंट है जो कि फाइनल पॉइंट है। बी मतलब सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है बेटा, द गॉस लॉ कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ इलेक्ट्रिक डायपोल। गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते, वैलिड जबकि है लेकिन वहां यूज नहीं होता है, क्योंकि डायपोल के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन यूजिंग द पॉइंट चार्ज मान के करते हैं, एक तरफ का पॉजिटिव दूसरी तरफ का नेगेटिव ऐसा लेके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ओके सर। सर हम्म सर क्वेश्चन में ऑप्शन डी में Q टाइम्स VB माइनस VA नहीं दिया है, सिर्फ VB माइनस VA दिया है। यूनिट चार्ज है बेटा, तो Q1 है। देखो रीड करो। समझा हाँ बेटा? यस सर। Okay, so just read the 8th one now. प्रिंट नहीं हुआ है क्वेश्चन ढंग से, जितना प्रिंट हुआ है समझ जाओगे क्वेश्चन क्या है। कोई बच्चे को अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा पानी में नहीं पी लेता। प्लीज रीड द क्वेश्चन। किसी को कुछ डाउट तो पूछ सकता है। सर हम्म मुझे बोलना था सर, मुझे ना एक्चुअली ना लिंक्स भी प्रॉपर मिलते नहीं है लेक्चर्स के, और आपके आपके लेक्चर्स तो मुझे पहली बार लिंक मिला, और क्यों? हमें एक टाइम टेबल भी दिखाया गया था जिसमें तो मतलब दिए गए थे ना कि लेक्चर्स फिजिक्स के फर्स्टली किस किस दिन कौन से सेशंस होने वाले, जेई मेन के जेई एडवांस के। तो उस हिसाब से मुझे समझ में आया कि एडवांस के तो बहुत सारे लिंक्स भेजे भी नहीं, मेंस के भी नहीं भेजे बहुत बार, और कभी कभी उन दोनों के मतलब भेजे, तो फिर सेशन की जो थियरी पार्ट नहीं भेजा। तो ऐसा हो रहा है, हम लोगों ने बोला बट रिप्लाई आए नहीं, तो सर आप कुछ कर सकते हो? बेटा युक्ति बोली ना तुमने, हाँ सर। तो तुम्हारा नाम जरा बता सकती हो? ईशा सोनवने। जस्ट मिनट, मैं एक बार
देखता हूँ। ओके, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है बेटा, ठीक है। So probably they will contact you and they'll talk to you, or they will see what exactly is happening, why you are not receiving the names. Okay. ओके सर। बट ठीक है। सर Okay. सर एक्चुअली मैंने इससे पहले गौरव सर और जेई मेन शशांक सर को भी बोला था, उन्होंने भी बोला था सर एक्चुअली, बट मतलब उन्होंने भी किया था उन्हें मैसेज वगैरह, बट कुछ रिप्लाई आया ही नहीं। मतलब आई डोंट नो मतलब उनका कन्वर्सेशन क्या हुआ, बट मोहित सर का रिप्लाई आया ही नहीं। अच्छा, एक्चुअली मैं ना मतलब मैं जानता नहीं हूँ इन सब चीजों को क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज मेरा ध्यान पढ़ाने पे ज्यादा है। और हाँ सर हाँ, तो और इसलिए मैं तुझे एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि क्यों ऐसा हुआ होगा एंड ऑल, बट मैंने ना आतिश सर को इन्फॉर्म किया है, एंड लाइक he is always connected with the students, so I think he may able to solve the problem. Okay, I just informed him, so maybe ओके he सर, will solve your problem. Let's see. Okay. थैंक यू सर। No, Rekha ma'am, do you know Rekha ma'am? Who is Rekha ma'am? नो सर। Can you take this number and try to call her? Can you take this number 77188? यस Okay, 77188 064 यस सर 60. I'm repeating it, 77188 06460. So he's asking you to call, talk to her and सर tell her नहीं, the मैंने problem. गलत नंबर लिखा, आप रिपीट करो ना। Okay, it's 77188 हाँ सर 06460। Yep. Okay. So please talk to her. Okay. Anyways, let's ओके come सर, back to the question number 8 here. थैंक यू सर। So, okay, but 8th क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखो 8th क्वेश्चन में दिया है कि 4 पॉइंट चार्जेस है, ईच का चार्ज प्लस क्यू आर रिजिडली फिक्स एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर प्लेनर सोप। ओ देखो यहाँ पे अब सरफेस टेंशन की भी बात शायद आने वाली है, लेट्स सी। एक पहले तो ये बना लेते हैं, 4 चार्जेस बना लेते हैं। इसने कहा कि ये फिक्स्ड है, रिजिड है, हिल नहीं सकता है, और ये सोप सॉल्यूशन इसमें लगा हुआ है, ये सोप सॉल्यूशन है। द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप फिल्म इज वाई, इसका सरफेस टेंशन इन्होंने गामा दिया है। द सिस्टम ऑफ द चार्जेस एंड द प्लेनर फिल्म आर इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द ओके के इज कांस्टेंट, व्हाट इज ए, ओके इसका साइड ए है। द सरफेस चार्ज, ओके सो बेसिकली कोई भी एक चार्ज अगर मैं उठाऊं, कोई भी एक चार्ज, इस चार्ज पे लगने वाला इस तरफ फोर्स है, इस तरफ फोर्स है, और इस तरफ फोर्स है, करेक्ट। लेट्स से इसका नाम देते हैं 1 2 3। तो इस पे लगने वाला ये जो फोर्स होगा, ये 1 की वजह से होगा, इधर 3 की वजह से होगा, और इधर 2 की वजह से होगा। लेकिन क्या ये चार्ज भाग रहा है? क्या ये चार्ज भाग रहा है? नो ये बैलेंस्ड है। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें, और उसको बैलेंस करके एक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। किस तरीके से किया जाए, थोड़ा सोचो, बिकॉज एक चार्ज को लूंगा तो इशू ये होगा कि मैं पॉइंट पे सरफेस टेंशन नहीं लगाता हूँ, सरफेस टेंशन लाइन पे लगता है। पता है आप लोग को फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन याद है किसी को? ये भी Yes. मैंने ही पढ़ा है। कितना होता है बताओ? सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। बहुत बढ़िया बेटा, तो ये अपना एक्चुअल फॉर्मूला है जिसको हमें यूज करना है। यहाँ पे सिग्मा को मैं सरफेस टेंशन बोल रहा हूँ,
ओके ये मेरा एक्चुअल फॉर्मूला है, जबकि यहाँ गामा दिया तो गामा भी तुम लिख सकते हो। लेट्स टेक इट गामा, व्हाई टू कंफ्यूज यू। ओके सो कैसे लेंथ चाहिए ना, पॉइंट पे तो नहीं लगा सकता, तो मुझे लेंथ लेनी पड़ेगी। और ये इक्विलिब्रियम पे है बोला। कैसे करेंगे तो ब्रेक करते हैं दो इक्वल पार्ट में, उससे क्या फायदा होगा इस तरफ और, लेकिन ये दो चार्जेस आएंगे, सोचने दो। ओके ऐसा कर लेते हैं गाइस, लेट्स ट्राई टू ब्रेक दिस इन टू पार्ट्स। ऐसे जस्ट ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो, तो मेरे पास ये जो चार्ज है यहाँ पे है और ये लाइन है, इस लाइन पे सरफेस टेंशन लगता है। डू यू नो सरफेस टेंशन लगता है कैसे? परपेंडिकुलर टू द लाइन, पता है ना ये आपको, एंड अलोंग द सरफेस। डू यू रिमेम्बर दिस? ये चीजें हमने डिस्कस करी है बड़े डिटेल में कि परपेंडिकुलर टू द लाइन लगता है और अलोंग द सरफेस लगता है, तो यहाँ इस तरफ लगने वाला होगा। अरे याद आया कि नहीं आया? रिवीजन के लिए मैं बता Yes, देता sir. हूँ, एक बबल हुआ करता था, एक ड्रॉप हुआ करता था। ये देखो ड्रॉप पे ऐसा लगता था, याद है? और ड्रॉप के लिए एक्सेस प्रेशर की वैल्यू थी 2t डिवाइडेड बाई r, तो 2t में t सरफेस टेंशन है, लेट्स से गामा हियर। और एक बबल हुआ करता था, इसके लिए होता था 4t बाय r या 4 गामा बाय r। ओके सो इस तरफ ऐसे, if you remember. So the same concept I'm applying here, surface tension is gamma. Now this length is √2 times of A. यहाँ से इस तरफ एक फोर्स लगा, इस तरफ एक फोर्स लगा, और उस वाले चार्ज से इस तरफ एक फोर्स। तीन फोर्सेस पहले भी बना चुके थे अपन। ये फोर्स है KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर, ये वाला फोर्स है KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर, और ये वाला फोर्स है KQ स्क्वायर बाय, डिस्टेंस है √2 है तो √2A का स्क्वायर इज 2A स्क्वायर। ये हमारा फोर्स है, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इसके अलोंग आएगा और इफेक्टिव फोर्स वेक्टर एडिशन से निकल के आएगा कितना, बोलो? ये तो कॉमन निकला, इसका रिजल्टेंट √2 आएगा और इसका फैक्टर है 1/2 का साथ में। ये नेट फोर्स है और इसको बैलेंस कौन कर रहा है? सरफेस टेंशन। तो आप क्या करोगे, गामा इंटू √2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर इन ब्रैकेट √2 प्लस 1/2। नाउ लेट्स ट्राई टू गेट द वैल्यू। चलो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है ढंग से, पर n की वैल्यू जिसके पास प्रिंटेड वर्कशीट है वो निकाल के बता सकते हैं। बाकी लोग होप कि क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ गए। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है इस क्वेश्चन में। यस सर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन रीड कर रहे हैं सब लोग? ग्राफ दी हुआ है, चलो रीड करो 9th वन। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 2012 मैंने एग्जाम दिया था इस साल, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया है कि एक स्फेरिकल शेल है जो सेंटर है कैरिंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी शेल, स्फेरिकल शेल, ओके,
वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल पूछा गया है आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कोई बंदा है जो जानता है इस क्वेश्चन का मतलब कैसे करना है सॉल्व? एनीबडी नो अबाउट इट? एनीवन फ्रॉम यू? Yeah, so यस, हाँ, टेल मी बेटा, हाउ टू अप्रोच? yeah, so like just imagine like we can draw a sphere with radius r, and like we can Hey, just a minute, let me draw it. So let's say this is a sphere R and this is a conducting sphere. yeah, okay, so like the formula for potential, like when it's inside, it depends upon, like since the charge is outside, right, like on the surface. Correct, the charges always live outside. Yeah, So what and is electric field inside? inside will be zero. Electric field is always zero and potential is always constant. And let's say if the radius is R, the potential inside will okay. always be KQ divided by Yeah, capital R. R. Very good. And at Yeah. any general point outside, tell me the Mhm. value of electric field. Tell me, potential or electric field value? Potential is kq by small r, and for electric field is kq by small r square. Now, one more thing I would like to ask you, do you know what will be the formulas? Like, it's very good, it's correct, and the graph will be something like this. For electric field versus potential, it is zero, and then it start decreasing rapidly. And for potential, it's initially constant, and then it start decreasing like this. Okay, Yeah. now can you tell me what will happen if I have a solid non-conducting sphere? What will happen if I have a solid non-conductor? So charge will go inside. Do you know what will happen in this case? This is also very important for us. So let's say this is a point inside A, this is a point outside B. Do you know what's the electrical formula at a point A? What is the potential formula at a point A? What is the electric formula at a point B? What is the potential formula at a point B? Do you know this? Yes, yes. Yeah, tell me. E side. Hello, I can't hear you. Hello. Hello. Yeah, now I can hear you. Tell me. Yeah. Right. No. Your voice is breaking. I don't know like why. Okay, anyways, better, no problem. Nice. So it is rho r by 3 epsilon naught, and this is kq divided by r square again, and this is kq divided by r again. But the potential formula inside is different. It's 3r square minus r square kq kq by 2r cube. Okay, it's like this. Everyone know these formulas? These are very important formulas. So when you talk about electric field, simply like this, the straight line and then decreasing till r equals to r. And when you talk about the potential is very, very different. It's like this initially, and after this, like this. Please make sure that you know about this, okay? बहुत ही important question है और बहुत ज़्यादा use होगा इसका concept हर जगह पे. Now let's try to read the next one. That's 10th one.
जब सब लोगों ने पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 10, बोलो भाई पढ़ लिया क्या सबने? 6 पॉइंट हाँ चार्जेस सर। आपको दिए हैं, एक हेक्सागन बनाया हुआ है, अपन हेक्सागन बना सकते हैं क्या? कोई ऑप्शन है क्या अपने पास शेप्स? नप 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 ट्रायंगल नप, ठीक है चलो कोई बात नहीं। लेट मी ड्रॉ द हेक्सागन। Okay, this is the hexagon. 6 point charges are kept. Okay, let's say this is plus q, this one is minus q, this one is minus 2q, this one is minus q, this is minus q, this is plus 2q. Okay, so they are named like E. Okay, I don't think name important है क्या? छोड़ो, नहीं important होगा तो नहीं लिखेंगे। 6 point charges are kept at the vertex of the hexagon. इसका length दिया है L guys, ठीक है। सेंटर इसका दिया है O, center point O. Given that K is equal to this, which of the following statements are correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बोला है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O is 6 के अलोंग OD। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे अप्रोच करूंगा, मैं सबसे पहले तो देखूंगा, इनको ज्वाइन करूंगा। आई थिंक इसकी विजिबिलिटी ठीक नहीं है, येलो यूज करते हैं। चलो येलो भी नहीं ठीक लग रहा है, इसी में कुछ और कलर यूज करता हूँ, ये कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर तुम जरा ढंग से सर देखोगे, एल के लेफ्ट साइड में प्लस क्यू आएगा ना? प्लस क्यू दिया है क्या? ओ सॉरी, प्लस क्यू दिया है तो प्लस क्यू बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ओके प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। ये प्लस क्यू का अवे रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू का टूवर्ड्स रहता है। तो इसका मैग्नीट्यूड ई है, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड भी ई होगा गाइस? एग्री करते हो इस बात से? अब ये माइनस क्यू वाली लाइन है, माइनस क्यू का इसके खुद के तरफ होता है, इसको ई या सबका ई होगा क्योंकि सबके डिस्टेंसेस इक्वल है। तो ये ई होगा, तो ये प्लस क्यू वाला भी उधर पुश करेगा और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ई होगा। अब प्लस 2q की बात करें तो प्लस 2q इधर पुश करेगा, माइनस 2q भी अपने तरफ पुश करेगा। इसका वैल्यू अब 2e हो जाएगा क्योंकि ये डबल है, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ये हो गया अपना, ये हो गया अपना, ये हो गया अपना, ये हो गया और ये हो गया, सारे खत्म हो गए। अब मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? अल्टीमेटली अगर मैं देखूं तो मुझे इस तरफ 2e मिला, मुझे इस तरफ 4e मिला, मुझे इस तरफ 2e मिला। क्या मुझे एंगल बता सकते हो? When it is 60 broken down डिग्री। into 6 sides, तो 60 डिग्री होगा हर एक साइड का, ये भी 60 होगा। तो अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये 2e के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक हॉरिजेंटल में एक वर्टिकल में। इसका भी एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल। तो ये वर्टिकल एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल। हॉरिजेंटल में बचेगा 4e, ऊपर वाले 2e का cos थीटा, नीचे वाले 2e का cos 60, तो डबल हो जाएगा और आंसर आएगा 4 into e plus 2 into e cos 60 का वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 कैंसल, टोटल आंसर है 6e। और एक की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी k इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इस डिस्टेंस को देखोगे, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, तो डिस्टेंस ये l, तो ये भी l, तो सिंपली l स्क्वायर। नाउ टेल मी, ऑप्शंस बताओ कौन से सही होंगे। आप चेक करोगे अब ऑप्शन को। होप की कंसेप्ट आपको समझ में आया। बहुत आसान सवाल आया था, बहुत लकी था मैं कि ये क्वेश्चन मेरे टाइम पे आए। ऐसे इजी क्वेश्चन है ये, and because of that I could able to score more marks in physics. A1 करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा। ए करेक्ट होगा, गुड। और सर वो बी भी है ना, मतलब पी प्रिंट नहीं किया है ना? बी प्रिंट नहीं हुआ, नहीं वो है ना द पोटेंशियल एट O बी, is हाँ 0 is a B। बी, वही बी भी करेक्ट है। बी भी करेक्ट है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बहुत बढ़िया, पोटेंशियल में एडिशन हो जाएगी सीधा, तो बिल्कुल सही है, बी भी सही है।
सर मुझे हम्म, लगता है सी डी करेक्ट है, बट बिल्कुल मैं सही है। सोच रही हूँ द कि पोटेंशियल एट ऑल दोनों पॉइंट्स ऑन द इक्वल। लाइन पी आर इज सेम। अब ये पी आर लाइन कौन सी है, जरा देखो। पी आर लाइन है जो सेंटर से पास करेगी, ये वाली लाइन, ठीक है। अब देखो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखो, क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है? हाँ सर। कोई भी पॉइंट उठा लो, क्या जितना इस तरफ वाले से होगा पोटेंशियल उस पॉइंट पे, उतना ही उसके राइट वाले चार्ज की वजह से होगा। तो इसकी वजह से हर जगह कोई भी पॉइंट उठाओ, तुम ये पॉइंट उठाओ, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा। तो ये पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव देगा, कैंसिल कर देगा। जितना ये डिस्टेंस होगा, क्या उतना ही ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो आपका ए, आपका बी और आपका सी तीनों भी सही है। अब डी बताओ। सर डी नहीं होगा ना? हेलो, सर डी नहीं होगा ना? डी देखो, डी क्या है ऑप्शन? द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन एस टी इज द सेम। एस टी नहीं के होगा। इधर उधर डिस्ट्रीब्यूशन सेम है क्या? नहीं है, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो डी ऑप्शन रॉन्ग है। चलो बढ़िया। होप कि 10 क्वेश्चन सब लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं और अपन डिस्कस करते हैं 11th। होप कि आपका थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छा हो रहा हो। अब 11th क्वेश्चन को रीड कर लो पहले, सो दैट आई कैन डिस्कस इट। मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ओह सॉरी, everybody will read the question till then. ओके, ये टच कर रहे हैं यार, मैंने जस्ट अ मिनट। ओके, चलो टेक्निक थोड़ी यूज की और इनको टच करवा दिया। अब बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस टू आर ऑन द सेंटर ऑफ द स्मॉल स्फीयर। छोटे स्फीयर के डिस्टेंस टू आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब जो डिस्टेंस टू आर है यार, ये तो किधर भी हो सकता है। लेट्स से इधर है, सॉरी, या फिर लेट्स से ये इधर है। देखते हैं दोनों जगह मान के। लेट्स से ये पॉइंट P है, लेट्स से ये पॉइंट Q है। तो इसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इस पॉइंट पे। ठीक है भाई। तो आगे क्या बोला? द रेशियो ऑफ द डेंसिटीज विल बी, मल्टीपल करेक्ट है क्या? चेक करना जरा आंसर्स। Yes, sir. मल्टीपल करेक्ट, ओके मल्टीपल करेक्ट है, तो इसका मतलब दोनों पॉसिबिलिटी लेके हमें चलना पड़ेगा। नॉन कंडक्टिंग का फॉर्मूला मैंने अभी बताया है। P पॉइंट दोनों के लिए आउटसाइड है, इट्स आउटसाइड पॉइंट फॉर बोथ ऑफ देम, बराबर ना? दोनों के लिए ये पॉइंट आउटसाइड है। और इसके लिए आउटसाइड का सिंपल सा इक्वेशन होता है KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग। ध्यान रखना ये नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। सो कंडक्टिंग के लिए भी ये फॉर्मूला होता है। आउटसाइड के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती, सोचना पड़ता है इनसाइड अगर पॉइंट हो, थोड़ा सोचना पड़ता है। कैसे सोचना पड़ता है वो इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में अपन करेंगे, जहां पे अपन Q की बात करेंगे, ठीक है। So right now, just write down the electric field, add them, and make it 0. That's it. Nothing else you have to do here. So what's the electric field? Like K into पहला वाला चार्ज अगर हमें वॉल्यूम डेंसिटी दी है, तो चार्जेस this density multiplied by volume divided by distance from the center is 2r
2r का स्क्वायर। सो इसने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है 0 है, तो ऐड करो। अब इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितना दूर हुआ बताओ? ये पहला 2r, फिर ये 2r और फिर वो r, तो 5r हो रहा है, राइट? अरे सही लिख रहा हूँ क्या मैं? यस सर, हाँ। तो अब यहाँ से क्या तुम मुझे निकाल के बता सकते हो ρ1/ρ2 का वैल्यू क्या है मैग्नीट्यूड में? चलो फटाफट बताओ यहाँ से कितना आ रहा है, फिर हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। So option B. C, 32/20. So it should be negative, right? Yes, sir. हाँ, हेलो गाइस, सॉरी, कितना आ रहा है बेटा? बताओ एक बार फिर से। -32/25. ठीक है क्या ऑप्शन? Yes, sir. है, ये माइनस लगा हुआ है इस ऑप्शन में, आपको दिख नहीं रहा है, वो ऑप्शन बी में लगा हुआ है। देखिए ये करेक्ट है। अब देखो दूसरा पार्ट हमारे लिए क्यू इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ ये जो क्यू पॉइंट है, लेट्स से इस स्फीयर को ए क्यू, इसको 1 नाम देते हैं, इसको 2 नाम देते हैं। 1 के लिए जो क्यू पॉइंट है वो इनसाइड में है आउटसाइड में है? 1 के इनसाइड है आउटसाइड है? स्फीयर 1 के लिए क्यू पॉइंट इनसाइड है आउटसाइड है? बोलो फटाफट। अरे आउटसाइड है ना स्फीयर के। अब लेकिन 2 के लिए क्यू पॉइंट कैसा है? Inside. इनसाइड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू कैसे लिखी जाएगी, ध्यान देना। पहले वाले के लिए तो सिंपली आउटसाइड है, तो सिंपली के इंटू पहले वाले का चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ पहला वाला, वॉल्यूम इज दिस, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर बोले तो ये 2r डिस्टेंस पे, तो डायरेक्टली 2r का स्क्वायर। पर अगर मैं दूसरे की बात करूं तो रो इंटू आर अपॉन रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला आपको लिखा है। रो आर कितना है दूसरे वाले के लिए, अगर आप ढंग से देखोगे तो आर की वैल्यू आर है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इक्वल टू 0 करो, और यहां से मेरे लिए ρ1/ρ2 की वैल्यू निकालो। चलो, यू आर स्मार्ट इनफ टू डू दैट नाउ। सर माइनस होगा ना? क्या बेटा? सर माइनस होगा दोनों में? दोनों में भी माइनस आंसर निकल के आएगा, करेक्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर 1 माइनस स्फीयर 2 होगा। माइनस क्यों करेगा? माइनस बिल्कुल नहीं करेगा, कोई दिक्कत क्यों माइनस करेगा बता? सर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शंस में होगे ना। ओह सॉरी, ओह लिटरली सॉरी, बिल्कुल सही बोला भाई, बहुत बढ़िया, गलती पकड़ ली इसने मेरी। थैंक्स बेटा, या माइनस होगा बेटा, ना राइट। ठीक है, चलो करो फटाफट, बताओ। बताओ कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताओ यार, कैलकुलेशन तुम्हारा फास्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन तुम्हारा काम है। होप कि मैं आपको कंसेप्ट समझा पा रहा हूँ क्या? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट पी पॉइंट के लिए नहीं है, इंपॉर्टेंट क्यू पॉइंट के लिए है। आपको क्यू का लिखने आना चाहिए, पी का सब लोग लिख लेंगे, क्यू का नहीं लिख पाएंगे लोग। समझे नहीं समझे बेटा? So 4, that is option D. लेट मी चेक दी ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर था अपना 11।
बी और डी बिल्कुल सही ऑप्शन है बेटा, बिल्कुल सही है। बोलो, समझ पाए? कंसेप्ट की फीलिंग आई क्या होता सर है कंडक्टर, नॉन कंडक्टर? हाँ बेटा बोलो। सर नहीं मतलब नहीं समझा क्या सेकंड नहीं? पॉइंट EQ। बेटा सबसे पहली बात तो यहाँ जाना पड़ेगा आपको। कहाँ पे पता है? मैंने थोड़ी देर पहले सब स्टोरी सुनाई थी। कहाँ सुनाई थी? कहाँ सुनाई थी मुझे? तो पहले दिखाइए। हियर, कैन यू चेक दिस? फॉर अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, दिस इज सॉलिड, मैं लिख देता हूँ, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये फॉर्मूला लिस्ट है। तो अंदर वाले पॉइंट के लिए ये होता है फॉर्मूला आपका आर, जहां पे आपको निकालना है वो पॉइंट लेना है सेंटर से, समझे? तो हम ये पॉइंट यूज करें, किसके लिए यूज करें? जिसके लिए ये स्फीयर के, देखो अब ये पॉइंट पे तुम हो, तो ये जो सेकंड स्फीयर है इससे कितने डिस्टेंस पे हो तुम? आर। तो इसलिए तुमने रो आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन लगा। समझी बेटा अभी? हाँ सर वो समझा सर, हम्म, पर एप्सिलॉन हम्म, नॉट की वैल्यू तो दी नहीं है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? बेटा के का वैल्यू कितना होता है? एप्सिलॉन कटने वाला है तुम्हारा। ओके सर, हाँ सर सॉरी, याद नहीं आया, सॉरी हम्म। सॉरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, होप कि आप सब लोग रीड कर रहे होंगे जिन्होंने क्वेश्चन 11th अटेम्प्ट किया है। रीड कर रहे हैं सब लोग? टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, लेट मी ड्रॉ देम। ओके, two non-conducting spheres of radius r1 and r2 carrying a uniform charge densities positive and negative, ठीक है, are placed such that they overlap and the all points in the overlapping region at all points in the, okay, so आपको इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है, ठीक है? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, वन, ओके ठीक है। कैसे करेंगे बताओ? अभी मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको कि किस तरीके से करना है अप्रोच। बताओ, अगर मैं इनसाइड का कोई भी पॉइंट उठा लूं, कोई भी एक पॉइंट उठा लूं, लेट से यहां से ये डिस्टेंस है आपका लेट से r1 और इसके सेंटर से ये डिस्टेंस है आपका लेट से r2। तो ये पॉइंट को मैंने नाम दिया लेट से p पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट p, ये दोनों के लिए अंदर का पॉइंट है, तो मैं लिख रहा हूँ रो इंटू r1 वेक्टर पहले वाले के लिए अपॉन 3 एप्सिलॉन, दूसरे वाले के लिए लिख रहा हूँ वेक्टर फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, सीधा सीधा r2 वेक्टर, वेक्टर है तो अपने आप ही डायरेक्शन कंसिडर कर लेगा, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रो बाय 3 एप्सिलॉन में बाहर निकालूंगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर करूंगा। क्या तुमने वेक्टर लॉ पढ़ा है? बता सकते हो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर क्या होगा? अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस l वेक्टर है तो बताओ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर क्या होगा? ये क्वेश्चन बाय द वे ओलंपियाड में भी आ चुका है। L वेक्टर। बहुत बढ़िया, ये आ जाएगा l वेक्टर। तो बताओ किसी भी पॉइंट p पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है अंदर में, जहां पे ओवरलैपिंग रीजन है? क्या मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? अरे बोलो। यस सर, बोल तो सकते। बताओ सी कौन सा ऑप्शन सही होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट और ए। उसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी कांस्टेंट है, बराबर, क्योंकि एल वेक्टर है ना, और एल वेक्टर की डायरेक्शन मतलब अगर मैं बनाना चाहूँ ना इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। सिमिलर क्वेश्चन एक ओलंपियाड में पूछा गया था एक साल में, देखो ये डायरेक्शन होगी, ये समझे? चमका सबको भेजे में गया, गुस्सा सबको भेजे में क्वेश्चन।
तो इसके सी और डी दो ऑप्शंस करेक्ट होंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ पाए तुम लोग? सर यहाँ पे हम्म। सेम डायरेक्शन दिया है, पर सेम डायरेक्शन मतलब ये है ना सेम डायरेक्शन, एल वेक्टर की डायरेक्शन। एल वेक्टर कहाँ है? यहाँ से यहाँ है ना, सेंटर टू सेंटर। तो एल वेक्टर की डायरेक्शन तो फिक्स है ना, वो थोड़ी बदल रही है। ओके सर। तो हर जगह देखो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक। ठीक, समझ गए सब लोग? तो बताओ सर आज के लेक्चर में जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी है उसमें कुछ पूछना चाहते हो तुम लोग? कुछ दिक्कत है? कुछ समझ में आया? क्या क्या सीखा? कोई रिपीट करना चाहता है? क्या क्या नया सीखा? कोई बताएगा? यस, those who have contributed for the questions, can you please tell me what you have learned today? New things for advanced level. We couldn't able to finish it obviously because हमने काफी कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन भी किया है। तो अपने 4-5 क्वेश्चंस बचे हैं शायद, कितने बचे? 21 है। काफी क्वेश्चंस इसमें आसान होंगे और जो क्वेश्चंस इसमें बचे हुए नहीं आते, डोंट वरी अबाउट दैट। जस्ट मेक श्योर कि आपके पास ये डेटा है कि आपका ये क्वेश्चन अभी तक हुआ नहीं है, आपसे बना नहीं है, वो जमा करो, एक साथ डिस्कशन करेंगे। फिर से लेक्चर को जब डिस्कशन होगा तब अपन ये क्वेश्चन फिर से करेंगे। तो आज के लेक्चर में क्या यस क्या सर। सीखा? कौन बताएगा? क्या क्या नई चीजें गॉस सीखी? लॉ। बताओ फटाफट। गॉस लॉ को अच्छे से सीखा। और कोई और कुछ? चार्ज यस बताओ। चार्ज हमेशा आउटसाइड होता है, कंडक्टर पे आउटसाइड में रहता है। वेरी कंडक्टर गुड। में आउटसाइड होता है हम्म। और बताओ, एक ही लड़की बता रही है, बाकी सर। स्टूडेंट्स? और इंडक्टर में या फिर इंसुलेटर्स में, नॉन कंडक्टिंग में इनसाइड भी होता है। हाँ, नॉन कंडक्टर बोलेंगे उसको, सॉलिड नॉन कंडक्टर। ओके, उसमें इनसाइड भी चला जाता है। बहुत बढ़िया। और क्या सर सीखा? उसमें आउटसाइड में भी होता है ना? आउटसाइड में चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। चार्ज तो उस गिवन स्पेस में ही ओके है ना, चार्ज उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ओके होगी, उसके सर। बाहर पोटेंशियल होगा। ठीक है, हाँ चलो। यस अब सर। और बताओ भाई, बाकी बाकी स्टूडेंट। आयुष, तुमने क्या क्या सीखा बेटा आज? बताओ जल्दी जल्दी। how to apply the formulas in different ways and how to think differently. ओके, और कोई? मुझे पहले देखना पड़ेगा, मैं नाम नहीं जानता सबके। ओके, ईमेल आईडी तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताई है ना बेटा, nehl.nupnar@gmail.com। बट आई वुड से कि ईमेल पे ना बहुत सारे ईमेल आ रहे हैं लेकिन वो डेटा नहीं रहता। तो मुझे लगता है ना, डाउट के लिए ना अपन टेलीग्राम पे लेटर कुछ दिनों बाद ग्रुप बनाएंगे इन मंथ ऑफ दिसंबर। तब अपन लाइक फ्री हो जाएंगे इन सब चीजों से, तब अपन वहां पे डिस्कशन करेंगे। ज्यादा बेटर वो रहेगा, उसमें से आएगा और 15 दिन बाद अपन उनका सेशन रखेंगे तो अच्छा रहेगा वो चीज। ठीक है, ओके। निहारिका, क्या सीखा बेटा आज तुमने? यश, तुहीन, सोहम पाठक, बोलो क्या क्या सीखा? कुछ नई चीज, एक चीज बता दो जो जो सीखी आपने। तुहीन? और सर वो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक प्रेशर प्रेशर। पढ़ा है मैंने। हाँ हाँ, सर, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर के प्रेशर। लिए क्या क्या याद रखोगे उसमें? कितनी कितनी चीजें याद रखना है? एक तो प्रेशर का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, उसके अलावा क्या याद रखना है? उसके अलावा क्या याद रखना है? कम ऑन टेल मी, उसके अलावा क्या याद रखना है? बोलो बोलो, कौन बताएगा? निहारिका बताओगी बेटा? यश, ऋतुजा? हेलो हम्म। सर, एंड दैट कांस्टेंट फोर्स जो होता है वो फ्रीक्वेंसी को कभी चेंज नहीं करता है, बट मीन पोजीशन को चेंज कर देता है। बहुत बढ़िया, ये एसएचएम का कंसेप्ट है बाय द वे, कि एसएचएम में अगर किसी एसएचएम करने वाली बॉडी पे मैं कोई कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा दूं तो वो उसकी मीन पोजीशन को डेफिनेटली चेंज करेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है। इसका प्रूफ आपको खुद से ट्राई करना है एक बार घर पे। वर्टिकल सिस्टम लेनी है, मास और स्प्रिंग वाली, और कोशिश करनी है उस पर फोर्स लगाने की, और देखना है कि पहले जब फोर्स नहीं था एक्सटर्नल, जब था, दोनों केस में टाइम पीरियड में कोई वेरिएशन आया क्या। उसकी स्टैंडर्ड स्टेप्स होती है एसएचएम की। एसएचएम मैंने पढ़ा है। नो सर। हाँ,
तो सर ने स्टेप्स जो बताई है वो फॉलो करो, उस स्टेप को देखो एक बार और दोनों को डिराइव करके देख लो। ओके, इसके अलावा एक चीज है जो मैंने आपको याद करने के लिए बोली है, वो है कि जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, कोई बताएगा? यस, एनीबडी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, परफेक्ट बेटा, बहुत बढ़िया। सो गाइस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपना, सो कांट स्पीक, ओके निहारिका, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने इलेक्ट्रोडायनामिक्स का या फिर पूरे फिजिक्स का सबसे बड़ा टॉपिक है कंटेंट वाइज। अगर इसके साथ कैपेसिटर जोड़ दे तो सबसे बड़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स आर बिगेस्ट टॉपिक इन अवर फिजिक्स सिलेबस। ओके, सो इनका कंटेंट बहुत ज्यादा है। इसके बाद रोटेशनल डायनामिक्स आप बोल सकते हो। तो ये तीनों टॉपिक बहुत बड़े, मतलब ये दो टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर प्लस रोटेशनल डायनामिक्स काफी बड़े टॉपिक होते हैं। तो इन पे आपको ज्यादा टाइम डालना पड़ेगा, ज्यादा अच्छे से इनको करना पड़ेगा। आज के लेक्चर में मैंने कोशिश की है। ओके, सोहम ने कुछ बोला, अरे मुझे यहाँ पूछ लेता सोहम, ज्यादा अच्छा रहता बेटा। ठीक है, सो सोहम ने मुझे चेक करना पड़ेगा, आई थिंक। ओके, सो जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक सोहम। सो आप प्लीज कोशिश करो इसको अच्छे से पढ़ने की। आज से मैंने कोशिश की है, काफी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, और प्रैक्टिस करो। डाउट सेशन में अपन डाउट्स लेंगे, ठीक है बेटा? यस सर। सोहम मैं समझ नहीं पाया, तूने कंसिडरिंग एमएन एज अ सिस्टम, ये क्या एमएन सिस्टम लेगा तो 2 सिग्मा 2 गामा ए कहां से लिख लिया तुमने? Oh, okay, yeah, you can do that. Fine, you can do that. Okay, sir. Got it. So, guys, that's it for today. Let's meet in the next class. Bye. Take. Oh, एक Bye. मिनट, मुझे ये डाउनलोड, मुझे भेजना है क्या आपको? ये भेजना है क्या? नोट चाहिए क्या? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है, बाय बाय, भेज दूंगा मैं। थैंक यू Bye, सर। sir. बाय Thank you, सर। sir. Bye, sir. Yep.